जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। ये जो है लुसेंट हिस्ट्री का 15 पार्ट होगा। इससे पहले हमने लुसेंट हिस्ट्री का 14 पार्ट कर चुका है, तो आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो जा करके देख लीजिए। ये लुसेंट हिस्ट्री का 15वां पार्ट होगा। इसके जस्ट बाद जो है आपको 16वां पार्ट मिल जाएगा। आज हम लोग शाहजहाँ और जहांगीर को देखेंगे। इससे पहले जो है हम लोगों ने मतलब जहांगीर से पहले जितनी भी चीज़ हैं वो सारा कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया। इससे पहले 14वां पार्ट में हम लोगों ने अकबर को देखा था और ये जो है 15th पार्ट है, इसमें जहांगीर को देखेंगे। चलिए आज हम लोग जहांगीर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो आएगी, कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां से आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग जहांगीर। जहांगीर का जो कार्यकाल है वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक है। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। इसे एक बार फिर से देखेंगे। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी।
नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमराव नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा, लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिश्नदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। यहाँ नोट में कुछ दिया हुआ है, उसे देखेंगे। हमजा नामा का विषय चित्रकला है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दूरा नामक जराव काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस ब्रैकेट में प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर के बाद अब हम लोग देखेंगे शाहजहां को। शाहजहां का जो कार्यकाल है 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम ब्रैकेट में शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 7 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को
वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपया प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार के बे बादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जराव काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर का किला स्थित शीश महल आदि। नोट में कुछ दिया हुआ है महत्वपूर्ण, इसे भी देख लेंगे। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत के कवि थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि भी था, को महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य, सर-ए-अकबर का अर्थ महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धरमट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने
अपना निर्वासित जीवन अलवार ब्रैकेट में राजस्थान के कंकरबारी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा सिकोह जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। इसके आगे अब औरंगजेब को देखेंगे। औरंगजेब का जो काल है वो 1658 से 1707 ईस्वी तक है। इसे भी नहीं भूलेंगे, ये अति महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें जो आप लोग देख रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको सर्कल किया गया है, लाइनिंग किया गया है, हाईलाइट किया गया है। तो इसके पीछे बहुत सारा मेहनत लगा हुआ है। पिछले 10 साल का क्वेश्चन, मतलब सभी लेवल का, हायर लेवल से लोअर लेवल, जैसे आपका बीपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक, एनटीपीसी, एसएससी, सारा क्वेश्चन को 10 साल का क्वेश्चन को देखा गया। उसके बाद जो है मेन चीज़ों को लाइनिंग की गई है। लुसेंट जो है गागर में सागर की तरह है, मतलब बहुत छोटे से एक पुस्तक में बहुत ज़्यादा फैक्ट को इकट्ठा किया गया है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। औरंगजेब के बारे में देखेंगे हम लोग। औरंगजेब का काल याद रखेंगे 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म, यहाँ गलती दिया हुआ, इसे काट करके लिखा हुआ है, 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। ये औरंगजेब जो है 6th एम्पेरर ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब 6ठा ये जो है राजा थे मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य का। एक बार इस चीज़ को फिर से देखेंगे यहाँ से। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद में करवाया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को
औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अक्कन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल्ला एवं राजा राम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूट लिया। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम की भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में तुलादान प्रथा क्या है? इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं को से तौलने की प्रथा थी। यह अकबर के जमाने में प्रारंभ हुई थी। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु ये 20 फरवरी 2007 ईस्वी दिया। यहाँ कुछ मिस्टेक है, इसीलिए ऊपर में 3 मार्च लिखा हुआ है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब ब्रैकेट में काफिरों का देश को दारुल इस्लाम ब्रैकेट में इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। आगे नोट में दिया हुआ है, महत्वपूर्ण है, इसे देख लेंगे। नोट: औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। अब इसी क्रम में मुगल काल हम लोग देख रहे थे, उसमें मुगल काल में जो शासन व्यवस्थाएं थी उसे भी हम लोग एक बार देख लेंगे। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में अहमद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा
सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्यास विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि ब्रैकेट में मदद ए मास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसीब नामक अधिकारी करता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य दिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण है उसे देख लेंगे। जैसे सूबेदार, यहाँ पद है और यहाँ कार्य दिया हुआ है। किनका क्या कार्य था, पद और कार्य दिया हुआ। जैसे सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करना, ब्रैकेट में प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान, ब्रैकेट में सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। अमील या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल नगर प्रधान। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी। और आमील ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 भागों में विभक्त थी। एक खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। 2 जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहते थे। और सयूर गल या मदद ए मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। एक पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, ब्रैकेट में वर्ष में 2 बार फसल। 2 प्रति, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और चांचर 3, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। 4 बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। एक खुदकस्त
एक खुदकास्ट, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। 2 पाही कास्ट, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। 3 मुजारियन, खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपये को सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं थी, उसे भी देख लेंगे। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। 1 पैदल सेना, 2 घुड़सवार सेना, 3 तोपखाना और 4 हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 1005 शतक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञात होता था। नोट में दिया हुआ है। नोट, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सी अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे। मुगल काल भी समाप्त हो गया, दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे मराठों का उत्कर्ष। इसमें हम लोग मराठा के बारे में पूरा देख लेंगे, तो आप लोग बने रहिए, वीडियो लाइक अवश्य करिए और कमेंट भी करिए। चलिए मराठों का उत्कर्ष देखेंगे। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग ब्रैकेट में जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोंसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कुंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। एक बार फिर से देखेंगे। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर में रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर में तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति
अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1679 ईस्वी में लूटा था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी ब्रैकेट में काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। इसके आगे महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख संत के बारे में दिया गया, वो देख लेंगे। 1 ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, समय है 1275 ईस्वी से 1296 ईस्वी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृहत टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल ब्रैकेट में विष्णु के रूप थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। 4 तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास 1608 ईस्वी से 1681 ईस्वी। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दसबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा पद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। 1 पागा सेना, मतलब नियमित घुड़सवार सैनिक को पागा सेना बोलते थे। 2 सिलहदार, अस्थायी घुड़सवार सैनिक को सिलहदार बोलते थे। और पैदल सेना को पैदल सेना बोलते थे। अष्टप्रधान में क्या क्या मौजूद था वो एक बार देख लेंगे। यहाँ दिया हुआ अष्टप्रधान पेशवा प्रधानमंत्री राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करने वाला पेशवा होता था, जिसे प्रधानमंत्री भी कहते थे। सरी-ए-नौबत सेनापति होता था। सैन्य प्रधान अमात्य राजस्व मंत्री होता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। वाक्यान्वीस ये सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत विदेश मंत्री होते थे। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था।
शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था में स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को प्रारंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया। सरदेशमुखी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देश मुख प्रस्तुत करना चाहते थे। आगे नोट में दिया हुआ है, उसे भी देखेंगे, महत्वपूर्ण है। नोट: शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 ईस्वी एवं 1679 ईस्वी में लूटा था। देखिए यहाँ 1670 लिखा है, लेकिन वो जो है गलत है, 1679 होगा। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए ये देख लेंगे अब नीचे, ये भी महत्वपूर्ण है। शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी इस तरह से थे: हवलदार, किले की आंतरिक व्यवस्था देखरेख करने वाला; सरे नौबत, किले की सेना का नेतृत्व करने वाला; और सबनीस, किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करने वाला। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ। शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी और हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित। यहाँ अति महत्वपूर्ण अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधि, मतलब अंग्रेजों और मराठा साम्राज्य के द्वारा जो संघर्ष हुए और उसके अंतर्गत जो संधियां हुई, वो अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ये भी हम लोग देख लेंगे। संधि दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है। सूरत की संधि 1775 ईस्वी, पुरंदर की संधि
1776 ईस्वी। बरगांव की संधि 1779 ईस्वी। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी। वसीन की संधि 1802 ईस्वी। देवगांव की संधि 1803। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी। ग्वालियर की संधि 1817। पूना की संधि 1817 ईस्वी और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी। ये महत्वपूर्ण है, एक बार इसे फिर से देखेंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष की खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इस हिमालय के पार गाड़ देंगे। निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेरा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजामुद्दीन मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंशी सिवा गांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। ये 3 स्टार लगा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। बाजीराव मस्तानी मूवी देखे हैं ना, उसी से संबंधित है, ये वही बाजीराव हैं। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772-73 ईस्वी में की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा। जब तक नाना फडणवीस जब तक मराठों में रहे, तब तक अंग्रेजों की एक न चली थी। अंतिम पेशवा राघोराव का पुत्र बाजीराव द्वितीय था,
जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेज और मराठा युद्ध। प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोंसले ब्रैकेट में नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इससे अगला पार्ट जो है अब अगले वीडियो में आएगा। यहीं तक अब हम लोग रखेंगे। अगला पार्ट यहाँ से देखेंगे आधुनिक भारत। ये 37 नंबर होगा, उत्तरकालिक मुगल सम्राट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली नाम से, और आपको मिल जाएगा। आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।